इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है, लखनऊ से जुड़ी हुई ये खबर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग का खत्म हो चुकी है, प्रेस नोट के जरिए वजाहत की जाएगी। काफी अहम इस वक्त की खबर, लखनऊ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग जारी थी और अब वो खत्म हो चुकी है। बाबरी मस्जिद तनाज़े को लेकर के ये मीटिंग जारी थी, तमाम मुस्लिम फरीक इस मीटिंग में शामिल थे। अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी है, प्रेस नोट के जरिए इस मीटिंग की तमाम वजाहत की जाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारिक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? क्योंकि जोहर की नमाज तक का वक्त था, जोहर की नमाज अब हो रही है यहाँ पर, और जैसे ही मीटिंग से बाहर लोग निकले हैं जी, तो अभी मीडिया को तो कोई बयान जारी नहीं कर पाए हैं। काम इतना जरूर है कि कुछ उलमा किराम की वापसी का सफर शुरू हो चुका है, कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं जोहर की, और ये अभी वजाहत नहीं की गई है कि क्या कुछ इन्होंने तय किया है। हालांकि देखिए, जो कुछ वादे किया गया था पहले, वो यही बताया गया था कि आइंदा माह जो अयोध्या तनाज़े का पूरा एक मुकदमा का फैसला आना है जी, उसको लेकर के ये गौर खौफ किया जा रहा है कि अगर फैसला हक में आता है मस्जिद के तो क्या कुछ हिकमत अमली वजह की जाएगी, अगर फैसला मुखालफत में आता है, खिलाफ आता है, तो किस अंदाज से पेशरफ्त की जाएगी। और इस पे एक बात ये भी बड़ी अहम थी कि जैसा कि आप दिखाती भी रही हैं, हमारे नाज़रीन को बताते रही हैं जी, कि कुछ लोग चाहते थे कि इस तनाज़े का हल गुफ्तो शनीद के जरिए अदालत के बाहर हो जाए। तो देखिए, वो आवाजें कल तक बहुत शदीद थी, हालांकि आज को ऐसी आवाज सामने नहीं आई है जी, तो उसको उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जो हम अंदर से मालूम हो रहा है। लेकिन अब वो इसी मामले पर पहुंचे हैं, इसी नतीजे पर पहुंचे हैं ये लोग कि फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत का तस्लीम किया जाएगा जी, और अब इसमें किसी गुफ्तो शनीद की गुंजाइश नहीं है। अदालत पर सबकी नजरें मरकूज हैं। तो अब आइंदा माह अदालत जैसे ही फैसला देगी तो उसकी रोशनी में, उसी फैसले की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उनकी दीगर हमनवा तंजीमें और उनके अरकान करेंगे। देखना यही होगा कि किस अंदाज से अब इस मुस्तकबिल की हिकमत अमली को वजह किया जाएगा। बुनियादी मकसद भी इस मीटिंग का यही था कि जो कुछ भी आवाजें उठ रही हैं बाहर से, चारों तरफ से, उनको किस अंदाज से अपने साथ लिया जाए, कैसे खामोश किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए। हालांकि देखिए, मुनज़्ज़ा एक बात बहुत अहम ये भी है कि जो लोग अदालत से बाहर कोशिश कर रहे थे, उनमें भी ऐसा नहीं है कि सब लोग कोई कमजोर है। बड़ा एक दानिश्वर तबका भी उनके साथ है, कुछ उलमा भी उनके साथ हैं, उनके पास अपने कयास हैं, अपने अंदेशे हैं, अपने खदशे हैं। उनका मानना यही था कि अदालत के बाहर अगर फैसला हो जाएगा तो हालात खुशगवार रहेंगे। तो देखिए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायत उलमा ने उसकी तरदीद इसलिए की कि इनको ये एहसास होने लगा था कि अदालत के बाहर तो फैसले की बात की जा रही है, फैसले की बात नहीं की जा रही है, बल्कि मस्जिद को सरेंडर करने की बात की जा रही है। तो जाहिर है कि शरीयत के अपने तकाजे होते हैं और उन्हीं तकाजों के पेश नजर इन लोगों को फैसला करना था। तो अभी फिलहाल जो मंजरनामा है वो यही है कि मीटिंग खत्म हो गई है, उलमा इकराम कुछ नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ लोगों की वापसी का सफर शुरू हो चुका है। जैसे ही प्रेस रिलीज, प्रेस नोट हमारे सामने आता है, कोई किसी काबिल एतबार शख्स का बयान सामने आता है तो हम अपने नाज़रीन को जरूर बताएंगे। बिल्कुल तारिक, और जो एक आवाज ये भी उठ रही थी कि कुछ लोगों का कहना था कि जो जमीन है वो हिंदू भाइयों को दी जाए, तो क्या इस पॉइंट पे भी बात होनी थी इस मीटिंग में, या फिर इस पॉइंट को कंसिडर ही नहीं किया गया था? नहीं, इस पर कंसिडर किया गया है, तबादला ख्याल हुआ है। जाहिर है कि देखिए, जब आवाज आपके खिलाफ उठती है तो उन आवाजों की शिद्दत को, उन आवाजों के मेयार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर ये आवाजें उठाने वाले लोग हमारे समाज की जिम्मेदार मोतबर लोग हैं तो उनकी आवाजों को सुनना तो पड़ेगा आपको। अब फैसला ये करना है कि वो लोग किस हद तक इनके साथ आते हैं, उन लोगों की अपनी क्या स्ट्रेटजीज है, क्या हिकमत अमली है, क्या कुछ खा के तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आज का जो माहौल था उसके पस मंजर में ये वादे किया जा सकता है कि मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी बगावत, कोई लहर हो जो अब दूसरी सिमत में जाएगी। उम्मीद यही की जा रही है कि जिम्मेदार तंजीमों के अरकान ने जो फैसला किया है उसी पर ये लोग अब कायम रहेंगे और अदालत पर ही निगाहें मरकूज रहेंगी और जो भी आइंदा फैसला आएगा उसका इस्तेमाल आइंदा दस्तूर की रोशनी में किया जाएगा। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक, और मीटिंग खत्म हो चुकी है लेकिन अभी तक वजाहत इस पूरे मामले को लेकर नहीं हुई है। मीटिंग में क्या कुछ हुआ, प्रेस नोट के जरिए कुछ देर में पता चल जाएगा। बेहद शुक्रिया तारिक आपका। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में साफ शफाफ आबो हवा की मुस्तकिल कोशिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की आलूदगी पर एक बड़े हद तक काबू पाया गया है। आलूदगी पर काबू पाने में बड़ा किरदार दिल्ली की अवाम का है, जिन्होंने दिल्ली की अवाम का
साथ दिया। प्रदूषण बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। प्रदूषण किसी भी एक संस्था या एक सरकार के एफर्ट्स से कंट्रोल नहीं होता। प्रदूषण तब कंट्रोल होता है जब सारे मिलके प्रयास करते हैं, और मुझे खुशी है कि दिल्ली के अंदर सभी संस्थाओं ने और सभी सरकारों ने मिलके प्रयास किया, जिसकी वजह से आज दिल्ली में प्रदूषण कम होने लगा है। केंद्र सरकार ने प्रयास किया। केंद्र सरकार ने ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल हाईवे बनाया। नगर निगमों के अपने प्रयास रहे, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर दिल्ली सरकार ने भी कई जगह रेड मारी और नगर निगमों ने भी रेड मारी। कुछ जगहों पे नगर निगमों ने मैकेनिकल स्वीपिंग चालू की है, लेकिन उसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है आने वाले वर्षों में पूरी दिल्ली में मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। और दिल्ली सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, जिनका मैं समय समय पे जिक्र करता रहा हूं। तो सब लोगों ने एफर्ट्स किए, अच्छे एफर्ट्स किए। सबसे ज़्यादा एफर्ट्स दिल्ली की जनता ने किए। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि कोई भी प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के एफर्ट्स तब तक रिजल्ट्स नहीं दे सकते जब तक कि जनता उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट ना करे। दिल्ली की जनता ने खूब बढ़ चढ़ के हमारे पोल्यूशन के खिलाफ जितने भी एफर्ट्स हैं उसमें खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। कड़े कदम उठाए गए, उन कड़े कदमों का भी दिल्ली की जनता ने स्वागत किया, और मैं पूरा श्रेय दिल्ली में जो प्रदूषण कम हुआ उसका दिल्ली की जनता को देना चाहता हूं। कश्मीरी नजाद NRI राकेश कुमार कौल ने डॉन दी वॉरियर प्रेजेंस ऑफ कश्मीर के नाम से एक किताब तसनीफ की है। हिंदुस्तान और अमेरिका में रिहाइश पजीर हिंदुस्तानियों में इस किताब की खूब तारीफ हो रही है। ये कहानी कश्मीर और कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है, जो तकरीबन 3000 साल पुरानी है। ये कहानी ओशा नाम की ऐसी 16 साल लड़की की है जो माउंट कैलाश में रहती है। किताब के मुसन्निफ राकेश कौल अमेरिका में रहने वाले एक बड़े कारोबारी हैं। हाल ही में जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, उस वक्त वजीर आजम ने खास तौर पर राकेश कौल से मुलाकात की थी। कौल अमेरिका में गुज़िश्ता काफी बरसों से हिंदुस्तानी तहजीब के साथ साथ कश्मीर के फन और वहां की तहजीब और सकाफत की तशहीर कर रहे हैं। डॉन उषा की कहानी है। उषा ऋग्वेदा की सबसे नंबर 1 देवी थी, और ये उषा दुनिया में फैली। इसको ग्रीस में इसको ईओस कहते थे, इंग्लैंड में ईओस्टर, ईओस्टर से बना ईस्टर। ईस्टर इज अबाउट द रीबर्थ। उषा लिव्स इन द ईयर 3000। ये रहती है 3000 में माउंट कैलाश में। माउंट कैलाश से ये वापस कश्मीर आती है। वहां कश्मीर वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ नीति स्टोरीज। नीति का मतलब है द वाइज कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ। ये किस तरह मनुष्य अपनी जिंदगी चलाए जिससे कि वो अपनी जिंदगी को मैक्सिमम पोटेंशियल करे। और ये जो नीति कहानियां थी, ये जो बड़ी मजेदार कहानियां थी, ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई। पहला कदम होता है दिमाग को फ्री करना, और इन कहानी का वही टेक्निक था। और भी टेक्निक्स है, पर उसके लिए आप किताब पढ़िए। जो कश्मीर की सिविलाइजेशन थी, उसका सिर्फ एक मिशन था। उसका मिशन था कि क्या वो हमारे ह्यूमैनिटी के ट्रूथ्स हैं जिससे कि ह्यूमैनिटी की भला हुई। इसीलिए कश्मीर को शारदा देश कहते थे। शारदा देवी वॉज अबाउट नॉलेज, अबाउट लर्निंग। ये जो टेंगापुरा दुर्गा का आपने चर्चा की, इसकी टाइमिंग बहुत ठीक है, क्योंकि अभी नवरात्रा सेरेमनीज कंप्लीट हुई। टेंगापुरा दुर्गा इन द वर्ल्ड वॉज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली वर्शिप दुर्गा, जो कि वहाँ जब हिंदू के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए, ये एक मूर्ति निकाली स्मगलरों ने और फिर ये जर्मनी पहुंची। मुझे काफ़ी साल लगे। मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की। गजब की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफ़ी सपोर्ट दिया, और सब अच्छे लोग मिलके, हाथ मिलके हमने उस दुर्गा को हिंदुस्तान वापस लाया। और जब चांसलर एंजेला मर्केल पहली प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुलाकात करने आई, उनके प्राइवेट प्लेट में टेंगापुरा दुर्गा वापस आई।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन इंतखाबात कराए जाने का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। आज तलबा ने कैंपस के जंगी गेट को बंद कर दिया और मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाने की यकीन दहानी कराई जाए और इलेक्शन अफसर नामजद किए जाए। तलबा ने इस दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पोस्टर बैनर हाथ में लेकर एहतजाज दर्ज कराया। दो कमेटी है जिसके हिसाब से इलेक्शन करवाए जाते हैं। उस कमेटी के अंदर एक रूल है कि 4 से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से 4 से 6 हफ्ते के अंदर चुनाव छात्र संघ के चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन लिंक 2 से चुनाव कराते हैं, लेकिन पहले जो पॉइंट है ये इसको नहीं मानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, देश में जो भी तबके होते हैं, चाहे वो कामगारों का तबका हो, छात्रों का तबका हो या टीचर्स का तबका हो, तमाम लोगों की यूनियन होती है। और वो यूनियन इसलिए होती है कि किसी भी तरह से इस तबके का अगर हक तलफी हो उनके साथ, तो वो प्लेटफॉर्म उनके साथ आकर के खड़ा हो सके और उनके मांगों को मजबूती से उठा पाए। ये धरना हम लोग एमयू की जो यूनियन बनती है उसके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारे वाइस चांसलर से हम बात करने गए थे, सारे मैरिट उनकी सारी प्रोसीजर हमने कंप्लीट करी, लेकिन हमें वो धरना नहीं मिला। हमें धरना नहीं, हमें इलेक्शन का राइट नहीं मिला, हमें यूनियन रखने का राइट नहीं मिला, क्योंकि हम वाइस चांसलर ने हमसे बोल दिया कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है इसलिए नहीं रखने देंगे। ये कोई तरीका नहीं होता कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो आप हमें यूनियन नहीं बनाएंगे या हमारे यूनियन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे या इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इस शेर के खालिक और जदीद लब्बो लहजे के कदावर शायर और नगमा निगार निदा फाजली का आज यौम विलादत है। उन्होंने शायरी के साथ साथ फिल्मों में भी लाजवाल खिदमत दी। निदा फाजली का असल नाम मुक्तदा हसन फाजली और तखल्लुस निदा करते थे। उनकी पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 को ग्वालियर में हुई। निदा फाजली का शुमार उर्दू के मोतबर शोरा में किया जाता है। इन्होंने मुख्तलिफ शेरी असनाफे सुखन में तबाह आजमाई की। नज्म, गजल, नसरी नज्म, गीत और दोहों में भी वो कुदरत रखते थे। निदा फाजली के मुतादिद शेरी मजमूए मंजरे पर आ चुके हैं। इनके मजमूए कलाम में लफ्जों का पुल, शहर मेरे साथ चल तू, मोर नाच, दुनिया एक खिलौना, खुद नविश्त में खोया हुआ सा कुछ, दीवारों के बाहर, दीवारों के बीच, जबकि मुलाकातें के नाम से खाका भी शाये हो चुका है। निदा फाजली को मुतादिद एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। पद्मश्री, साहित्य अकेडमी और मीर तकी मीर अवार्ड वगैरह से भी निदा फाजली नवाजे जा चुके हैं। निदा फाजली ने फिल्म रजिया सुल्तान के अलावा सरफरोश, इस रात की सुबह नहीं, आप ऐसे तो ना थे और गुड़िया के गीत लिखे। इन फिल्मों के नगमों की फिल्म बीनों ने खूब पजीराई की। 2003 में फिल्म सुर के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड भी दिया गया। निदा फाजली की गजलों और दोहों को जगजीत सिंह ने सहर अंगेज आवाज दी और आज भी इनके कलाम हमें इनकी याद दिलाते रहते हैं। निदा फाजली का 77 बरस की उम्र में 8 फरवरी 2008 को मुंबई में इंतकाल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।